तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, रोलिंग ऑन इंक्लाइन सरफेस। उसके लिए हमने एक बॉडी एज्यूम कर लिया है, बॉडी का मास m लिया है, बॉडी का रेडियस r, बॉडी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू ले लिया और इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा ले लिया। बॉडी कोई भी ले सकते हो, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, जो बॉडी रोल कर सकती है कोई भी बॉडी हम ले सकते हैं। और अगर बॉडी इंक्लाइन पे रोल कर रहा है तो बॉडी दो तरह का मोशन एक साथ करता है, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन करता है, दूसरा रोटेशनल मोशन करता है। तो हम बॉडी के लिए ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स का इक्वेशन लिखेंगे, साथ में रोटेशनल डायनेमिक्स का इक्वेशन लिखेंगे और दोनों इक्वेशन को क्लब करने के लिए एक कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशनल का इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ मैं, और उसके लिए हमें बॉडी का एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो एफबीडी बनाने के लिए बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ध्यान से समझने की कोशिश कर। बॉडी पर पहला फोर्स जो लगेगा, बॉडी का वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग गया mg। दूसरा फोर्स जो बॉडी पे लगेगा, यहाँ कांटेक्ट क्रिएट हो रहा है तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, तो हमने दूसरा ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखा दिया। ये दो फोर्स हो गए, पहला ग्रेविटी का फोर्स, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए परपेंडिकुलर दिखाया है। तीसरा फोर्स यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, जो कि अप इंक्लाइन की ओर लगेगा, तो हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखा दिए अप इंक्लाइन की ओर। तीसरा फोर्स हो गया, तीन फोर्स लग रहे हैं। अब हम ढूंढेंगे कि बॉडी अगर डाउन इंक्लाइन की ओर ट्रांसलेट कर रही है, बॉडी कहाँ ट्रांसलेट कर रही है, डाउन इंक्लाइन की ओर, इधर ट्रांसलेट कर रही है। तो अगर बॉडी डाउन इंक्लाइन की ओर ट्रांसलेट कर रही है तो डाउन इंक्लाइन की ओर नेट फोर्स बॉडी पर है क्या? तो ये फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है, ये फोर्स इंक्लाइन के अलोंग है, लेकिन ये अप इंक्लाइन की ओर है। डाउन इंक्लाइन कौन सा फोर्स है? तो डाउन इंक्लाइन अभी तक कोई फोर्स है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम mg को ब्रेक कर लेंगे। mg जो हमारा है ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये हमारा mg का कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये जो एक कंपोनेंट मिलेगा, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने ब्रेक किए, ये जो कंपोनेंट मिलेगा ये mg sin थीटा हो जाएगा। अब डायग्राम से क्लियर है कि डाउन इंक्लाइन की ओर ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है। ये फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा, इसलिए बॉडी डाउन इंक्लाइन की ओर आ रही है। तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ACM लिख ले कि बॉडी ACM एक्सेलरेशन से डाउन इंक्लाइन की ओर आ रही है, तो हमारा ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्वेशन जो है वो हो जाएगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू ACM। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, जो हमने ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्वेशन लिखा। अब हम इसका रोटेशनल डायनेमिक्स इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिसाइड करें कि बॉडी रोटेट किधर कर रही है। यहाँ बॉडी का रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऐसे बॉडी रोटेट कर रही है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन के लिए हमारे जो तीन फोर्स थे, एक mg था, एक n था। mg और n दोनों ही सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। तो अगर बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है तो ये दोनों फोर्स टॉर्क जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। केवल एक ही फोर्स यहाँ पे है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो सेंटर ऑफ मास के बियॉन्ड लग रहा है। तो ये फोर्स यहाँ टॉर्क जनरेट करेगा। तो अगर हमें इसका टॉर्क निकालना है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए। तो फोर्स हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन फोर्स F है ये, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, जो इसका कितना है, R है। तो अगर हम ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स इक्वेशन लिखें, ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्वेशन, तो टाउ ICM मतलब टाउ CM, टाउ मतलब टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, अगर हम लिखें ये हो जाएगा
एफ इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये दूसरा इक्वेशन हमने लिख दिया। एक ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स का है, दूसरा रोटेशनल डायनेमिक्स का इक्वेशन लिख दिया। अब थर्ड इक्वेशन जो हमें लिखना है वो कंस्ट्रेन लिखना है, जो इन दोनों इक्वेशन को लिंक करेगा, जोड़ देगा। तो अगर हम कंस्ट्रेन की बात करें तो हमारी ये बॉडी है और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमें मिल जाता है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हमारे पास है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमारे पास ACM है, तो ये हम ACM लिख देंगे। डाउन इंक्लाइन की ओर मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया। अब अगर हम ये निकालने की कोशिश करें एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो हमारा कितना मिलेगा ये समझिए। अब इसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है। हम सर्कुलर मोशन में हम पढ़े हैं कि अगर सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर ये पॉइंट हम A मान लेते हैं, ये पॉइंट A मान लेते हैं, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखते हो तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर आप लिखते हो, तो अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये रेडियस r है, तो भी ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो r ओमेगा हो जाती है। अब इस इक्वेशन को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो VACOM, ये r कांस्टेंट हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं हम, तो ये हमारा VACM है, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ये d ओमेगा बाई dt अल्फा हो जाएगा। तो ये मिल गया। ये कॉन्सेप्ट जो सर्कुलर मोशन का हमने पढ़ा है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो इस पॉइंट का जो है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर हम ढूंढते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा हो गया और ये हमारा रेडियस है r, तो ये हमें मिल जाएगा ACM इक्वल टू r अल्फ़ा। अब यहाँ ध्यान देने की चीज़ ये है कि यहाँ पे r अल्फ़ा की जो डायरेक्शन है वो ये हो रही है, ये r अल्फ़ा, और सेंटर ऑफ मास का जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है वो ACM है। तो अगर हमने ACM को पॉजिटिव लिया है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस r अल्फ़ा हो गया, तो यहाँ माइनस r अल्फ़ा लिख देंगे हम। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें मिल गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा ये जो इक्वेशन है कंस्ट्रेन वाला, फॉर रोलिंग हम जानते हैं, फॉर रोलिंग के लिए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी जीरो। ये जीरो होना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट रोलिंग में रेस्ट में होता है। तो अगर ये जीरो है तो हम इसको इस इक्वेशन में अगर यूज करते हैं तो जीरो इक्वल टू माइनस r अल्फ़ा प्लस ACM लिख देंगे। ACM की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r अल्फ़ा हो जाएगी। ये हमारा तीसरा इक्वेशन मिल गया, कंस्ट्रेन रिलेशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स इक्वेशन, दूसरा रोटेशनल डायनेमिक्स इक्वेशन। ये रोटेशनल डायनेमिक्स इक्वेशन है, ये ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्वेशन है। तीसरा कंस्ट्रेन अगर हम बात करें तो कंस्ट्रेन हमने क्या कैलकुलेट किया, कंस्ट्रेन रिलेशन हमने कैलकुलेट किया ACM इक्वल टू r अल्फ़ा। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हम ACM की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम रफ करेंगे और स्पेस बनाएंगे अपने लिए। ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो अब अगर हम इक्वेशन 2 को लें, इक्वेशन 2 को अगर हम लेते हैं, हमारे पास टाउ CM इक्वल टू क्या है,
F इंटू आर है। टाउ सी एम को हम आई सी एम अल्फ़ा लिख सकते हैं और ये हमारा एफ आर है। और इक्वेशन 3 को अगर हम यूज कर लें 3 इक्वेशन, तो ए सी एम की वैल्यू हमारे पास आर अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू ए सी एम बाई आर हो जाती है यहाँ से। तो आई सी एम, ठीक है, अल्फ़ा की जगह हम क्या लिख देंगे, ए सी एम बाय आर, ये हमारे पास एफ आर है। तो यहाँ से एफ की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो आई सी एम बाय आर स्क्वायर ए सी एम हो जाता है। ये एफ मिल गया हमें। अब यूजिंग एफ इन इक्वेशन 1 में हम एफ को यूज करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट एम जी साइन थीटा माइनस एफ की जगह क्या लिखना है हमें, आई सी एम ए सी एम बाय आर स्क्वायर हमारे पास है, और ये हो गया मास इंटू ए सी एम, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ दिस इज द एम जी साइन थीटा इक्वल टू आई सी एम प्लस आर स्क्वायर प्लस एम ए सी एम। तो फाइनली अगर ए सी एम की वैल्यू हम यहाँ से लिखें तो हमें मिल जाएगा एम जी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई एम प्लस आई सी एम बाय आर स्क्वायर, ये मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि आई सी एम की जो वैल्यू होती है हमारे पास, आई सी एम को हम एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर। तो ए सी एम कैन बी रिटेन एज एम जी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय एम प्लस एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एम जी साइन थीटा, डिनोमिनेटर से m बाहर निकाल लो, दिस इज द 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गए। तो ए सी एम की जो वैल्यू मिल गई हमें जी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हमें रिजल्ट मिल गया। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइन सरफेस। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। होप ये हो गया होगा। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आया है ए सी एम के लिए, वो आ गया हमारा जो फाइनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई वो ये है, ए सी एम इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की बॉडी होती है। तो सबसे पहले अगर हम रिंग की बात करें, फॉर रिंग, तो रिंग के लिए जो हमारा रिंग होता है, इसके लिए अगर हम लिखें आई सी एम, ये होता है एम आर स्क्वायर, और आई सी एम को कभी भी आप एम के स्क्वायर लिख सकते हो, जहाँ के रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम रिंग के लिए लिखें ए रिंग, तो ये हमारे पास जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। ये हो जाएगा हमारे पास ए रिंग जी साइन थीटा बाय 1 प्लस 1, मतलब हाफ जी साइन थीटा हो गया। मीन्स हम लिख सकते हैं ए सी एम इक्वल टू 0.5 जी साइन थीटा, ये हमारा मिल गया रिंग के लिए। अब दूसरी बॉडी हम अगर हालो स्फीयर ले लें, दूसरा फॉर हालो स्फीयर, फॉर हालो
स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए ICM की जो वैल्यू है वो 2/3 mr² होती है। इसको हम mk² लिख सकते हैं इक्वल टू 2/3 mr²। तो k² की जो वैल्यू है वो 2/3 हमारे पास। अब ACM हम लिखते हैं हॉलो स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर g sin थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस k²/r² की जगह हम 2/3 लिख देते हैं। तो ये 2 3 2 5 3 ऊपर चला जाएगा, 3/5 g sin थीटा मिल जाएगा। तो ए हॉलो स्फीयर की बात करें तो 0.6 g sin थीटा मिल गया। ये हमारा दूसरा हो गया। अब थर्ड अगर हम बात करें फॉर डिस्क, तो डिस्क के लिए ICM की जो वैल्यू होती है वो mr²/2 होती है। तो अगर डिस्क आप लेते हो तो ये mk² इक्वल टू हो जाएगा हाफ mr²। मतलब डिस्क के लिए हमें मिल गया k²/r² इक्वल टू हाफ। तो ए डिस्क अगर मैं लिखता हूँ तो g sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाफ, मतलब 2/3। ये 3/2 हो जाएगा, 2/3 g sin थीटा हुआ। दिस इज द 0.67 g sin थीटा। ये डिस्क हो गया। अब फोर्थ अगर हम डिस्कस करें सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए ICM की वैल्यू 2/5 mr² होती है। mk² इक्वल टू 2/5 mr² हुआ, m से m कैंसिल, k²/r² की वैल्यू 2/5। तो ACM जब लिखेंगे हम तो g sin थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/5, 5 2 जा 5 प्लस 2 7, मतलब 5/7 g sin थीटा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 7 जा 49, 0.71 g sin थीटा आ जाएगा। ये हमारे वैल्यूज हैं। अगर इनको आप ध्यान से देखिए तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन किसका हो रहा है? एसएस का है, सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर, ये हो गया सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर, फिर हो गया हमारा ए डिस्क, फिर हो गया ए हॉलो स्फीयर, फिर हो गया ए रिंग। ये इनका ऑर्डर होता है। दिस इज द होल अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रोलिंग ऑन इंक्लाइन सरफेस। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं वेलोसिटी डिस्कस करता हूँ।